हेलो। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। देखो, उससे पहले मैं आप लोगों से 2 मिनट बात करना चाहती हूँ। 2 मिनट आप लोग के वक्त हो तो प्लीज़ बात का रिस्पॉन्स भी करो और प्लीज़ सुन लो। तो बहुत से बच्चे आते हैं, अभी पूछने आते हैं, जस्ट 20 से 25 डेज बचा हुआ है आपका एग्ज़ाम में। 25 डे भी ठीक से नहीं है आपका बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम में। फिर भी जीएनएम का तो है, कम से कम 1 मंथ है, लगभग 1 मंथ तो नहीं बोलेंगे, 1 मंथ में भी 2-3 दिन कम ही है, तो फिर भी मान लिया जाए 1 मंथ है उन लोग का। तो जो अभी आ रहे हैं अभी जस्ट और बोलते हैं कि मैम क्या पढ़ना है, क्या कैसे तैयारी करना है, क्या नहीं करना है, तो वो लोग को एनसीईआरटी बोलो तो वो लोग बोलते हैं बस एनसीईआरटी से ही तैयारी हो जाएगा। भाई तुम एनसीईआरटी ही ठीक से पढ़ोगे ना तो तुम्हारा नीट क्लियर हो जाएगा, नीट क्लियर क्रैक कर लोगे। तो ये तो झारखंड का माइन है। और मैं चाहती हूँ, मैं 10th का सिलेबस आप लोग को इसीलिए भी बताई हूँ कि 10th भी पढ़ के जाओ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने 24 का पेपर मैंने अपलोड नहीं किया है। 24 का पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री का मैं अपलोड कर दूंगी आपका पीवाईक्यू, वहाँ देख लेना आप। बीएससी नर्सिंग का पीवाईक्यू मैं अपलोड करूँगी, बीएससी नर्सिंग का पीवाईक्यू मैं अपलोड करूँगी, वहाँ आप लोग देख लेना कि 10th से क्वेश्चन आया है कि नहीं आया, और जैसा मैं करवा रही हूँ वैसा क्वेश्चन है कि नहीं है। ठीक है, मैं अगर आपको लगता है कि मैं वैसा इम्पॉर्टेंट नहीं है और वो सब भी करवा रही हूँ, तो जो चीज़ जीएनएम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ मैं बस जीएनएम के लिए बता दूंगी कि ये आपका बस जीएनएम के लिए ही इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर। लेकिन जो चीज़ जीएनएम का सिलेबस में है लेकिन बीएससी के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो मैं आप लोग को बीएससी जीएनएम दोनों के लिए ही बनाऊँगी। ठीक है, तो ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज ऐसा रहेगा कि जो चीज़ दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है तो उसका हेडलाइन में होगा बीएससी जीएनएम, मतलब नर्सिंग के लिए जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, लेकिन जो चीज़ सिर्फ जीएनएम वाले लोग के लिए जब चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो उसका मैं जीएनएम का अलग से वीडियो बना दूंगी, प्रोवाइड कर दूंगी। और हाँ, बीएससी वाले जो बीएससी दे रहे हो, बीएससी नर्सिंग के लिए पेपर दे रहे हो, तो वो लोग प्लीज़ 11th-12th पूरा रट जाओ। 11th-12th से भी क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। 2025 का पेपर देखोगे तो बस आपका 11th-12th से आया है, और 2024 का पेपर आप लोग एनालाइज करोगे एनसीईआर तो आपका 10th से आया है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ ध्यान दो स्टडी पे, और प्लीज़ ये मत बोलने आओ कि मैम एग्ज़ाम से 1 वीक पहले की कैसे तैयारी करें। अगर यही चीज़ मैं पहले ही स्टार्ट कर देती आप लोग का, लेकिन आप लोग का रिस्पॉन्स 0 था। 1 महीना पहले कोई बोलता ही नहीं था कि भाई तैयारी भी करना है मुझे। आज आके बच्चा पूछता है कि मैम सिलेबस क्या है, तो बताओ आप लोग अटेंटिव रहोगे तब ना दूसरा कोई भी काम करेगा। देखो, मैं इसीलिए मैं ये नहीं बोलती कि आप लोग का पहला गलती है। दुनिया में जो गलती मैंने कर रखा है ना वो आप लोग मत करो एटलीस्ट। ठीक है, इसीलिए मैं समझा रही हूँ, एटलीस्ट बड़ी दीदी के खातिर ही समझा रही हूँ कि जो गलती मैंने किया है वो गलती आप लोग ना करो, क्योंकि बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दो और रिम्स मिल जाएगा अगर सही से एग्ज़ाम दो तो। और प्लीज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और जो चीज़ ना आए वो चैप्टर जाके पढ़ना, और सीक्वेंस बनाओ चैप्टर पढ़ने का, एक रूटीन बनाओ कि आज मेरे को ये चैप्टर कंप्लीट करना है। अगर मैं चैप्टर वाइज आपका एमसीक्यू करवाऊँ, ठीक है, चैप्टर वाइज आप लोग का एमसीक्यू करवाऊँ, तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर आप लोग पढ़ के आओ और यहाँ एमसीक्यू करो, और फिर जाओ और अपने से भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। ठीक है, अपने से भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, ये नहीं कि यहीं के भरोसे रहो। ठीक है, मैं अब स्टार्ट करती हूँ, बहुत हो गया आज का लेक्चर। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइट चैप्टर का, और बहुत ही इजी चैप्टर, इजी मतलब बहुत ही इजी एमसीक्यू, जो मतलब एकदम इजी एमसीक्यू होता है ना, वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, फिर धीरे धीरे इजी से थोड़ा हार्ड जब जाएंगे तो इजी से हार्ड जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो बहुत हार्ड क्वेश्चंस आते हैं वो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो 10th के क्वेश्चन आते हैं वो नहीं बना पाते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। ये वाला चैप्टर जो है वो जीएनएम और बीएससी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग दोनों देख सकते हो। और ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन पहले करके जाओ, फिर धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे अपना। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे। 30 क्वेश्चन है और मैं 30 प्रोवाइड करते जाऊंगी। अब स्टार्ट करेंगे। विच मिरर इज यूज्ड एज अ रेयर व्यू मिरर इन अ व्हीकल। मतलब मैंने हिंदी इसीलिए दिया क्योंकि बहुत से जीएनएम के बच्चों को हिंदी में दिक्कत होता है, और प्लीज़ साइड वाला जो वॉल्यूम है वो सब में ध्यान मत दो। ठीक है, वो आते ही रहेगा, तो प्लीज़ मेरा यहाँ ध्यान दो। वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। मतलब अब लोग बाइक चलाते हो तो उसका रेयर व्यू वाला मिरर में कौन सा मिरर रहता है, तो उसमें हमारा क्या क्या उपयोग करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, जब कॉन्वेक्स मिरर बड़ा एरिया दिखाता है और सीधा छोटा इमेज बनाता है, इसलिए रियर व्यू मिरर में उस यूज़ होता है। ठीक है,
अब हमारा सेकंड नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या है, विच मिरर ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिस्ड इमेज। कौन सा दर्पण हमेशा आभासी, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो कौन सा मिरर बनाता है आपका, कन्वेक्स मिरर, ठीक है, उत्तल दर्पण। Which mirror is used by dentist to see in large images। मतलब दंत चिकित्सक, मतलब डेंटिस्ट जो होते हैं, दांत के जो डॉक्टर होते हैं, बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो वो किस दर्पण का उपयोग करता है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। क्या चीज का उपयोग करता है वो, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर पास के ऑब्जेक्ट को बड़ा और क्लियर इमेज बनाता है, तो डेंटिस्ट उसका यूज करते हैं अपने अंदर के चीज, कहीं कहीं में भी कीड़ा लगा हुआ दांत में या कुछ देखना हो तो डेंटिस्ट जल्दी वही इमेज यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये सब क्वेश्चंस मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगी कि प्रीवियस ईयर आ चुका है और जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यही सब बच्चा छोड़ के जाता है और ये 10th 12th 11th 12th कर लेता है सब, ठीक है, और बच्चा छोड़ के क्या जाता है, यही तुत्ता चुत्ता क्वेश्चन। तो प्लीज़ आप लोग ये सब भी करके जाओ, ठीक है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, मतलब आपतन कोण किसके बराबर होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप लोग पढ़े ही होंगे रिफ्लेक्शन का लॉ में कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और जिन बच्चों को हिंदी में प्रॉब्लम होता है प्लीज़ आप लोग हिंदी भी रीड करो, मैंने हिंदी भी करवा रखा है। द एसआई यूनिट ऑफ फोकल लेंथ इज। तो फोकल लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, फोकल लंबाई क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो उसका आंसर होगा हमारा मीटर। अब आ गया, द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज। समतल दर्पण को की फोकल लंबाई कितनी होती है। तो समतल दर्पण की फोकल लंबाई कितनी होती है आपका, इन्फिनाइट। क्या होता है, इन्फिनाइट, अनंत, ठीक है। 2 मीटर सॉरी, विच लेंस इज यूज्ड, पता नहीं आज क्या हो रहा है, विच लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया। मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष को लेंस को किस लेंस से ठीक किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से ठीक किया जाता है, कॉनकेव लेंस से। मतलब कॉनकेव लेंस मतलब अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, ठीक है। मतलब निकट दृष्टि दोष का इंग्लिश क्या होता है, मायोपिया को कॉनकेव लेंस से करेक्ट किया जाता है। अब हमारा पढ़ेंगे मायोपिया। अब ये हमारा दूर दृष्टि दोष, क्या उसको बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड बाय। हाइपरमेट्रोपिया किस लेंस से ठीक किया जाता है। तो हाइपरमेट्रोपिया जो होता है वो किस लेंस से ठीक किया जाता है, कन्वेक्स लेंस से, मतलब उत्तल लेंस से। और देखो मैं करवा रही हूँ, इसका मतलब आप लोग ये नहीं है कि बस इसी के भरोसे रह जाओ, हर एक आप लोग भी करो कि हर एक चैप्टर पढ़ो और उसका एमसीक्यू 50-60 प्रैक्टिस करो, ठीक है। टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस करो और मैं जितना हो सके मैं करवा ही दूंगी, ठीक है। अब 9 का क्या होता है, द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ द लेंस इज। मतलब एसआई यूनिट किस पावर, एसआई यूनिट क्या होता है, लेंस का मतलब पावर का। तो इसका आंसर बहुत ही इजी है, इसका आंसर क्या होगा हमारा, बताओ, डायोप्टर। क्या होगा, डायोप्टर। कहाँ है डायोप्टर, सी नंबर, ठीक है। द पावर ऑफ लेंस इज। लेंस शक्ति का सूत्र क्या होता है, ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है। तो पावर का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, 1/f। क्या होता है पावर का फॉर्मूला, 1/f। मतलब लेंस पावर फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल होती है, मतलब f मीटर में होता है। अब अ कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड। उत्तल लेंस को और क्या कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को और क्या कहा जाता है, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस लाइट रेज को एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, देखो एक ही पॉइंट पे लाके कन्वर्ज करता है, तो उसको हम लोग का कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, मतलब अपसारी लेंस, ठीक है। अब आ गया 12th नंबर ऑफ क्वेश्चन, अ कनकेव लेंस इज आल्सो कॉल्ड। मतलब अवतल लेंस को और क्या कहा जाता है। तो कनकेव लेंस को क्या बोला गया हम लोग, डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है, अपसारी लेंस बोलेंगे। और ये सब मैं आपको टू द पॉइंट दिखा दूंगी कि ये सब क्वेश्चंस आपका पूछा गया है और ऐसा ऐसा क्वेश्चंस आपका पूछा गया है, ठीक है।
अब आ गया हमारा 13, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो हमारा 1 होता है। क्या होता है? 1। अब मैं देखो इसका इसका ठीक से देखो, इतने भी इजी नहीं क्वेश्चन आता है। फिर 12th वाला जब जाता है, ये तो 10th वाला जो है लाइट चैप्टर का आपको एमसीक्यू में प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन जो 12th वाला ऑप्टिक्स है उसमें जो जब एमसीक्यू आता है तो थोड़ा लेवल इंक्रीज करता है, और वो मतलब लेवल इंक्रीज क्या करता है उसका भी मैं आपको बता दूंगी कि 12th वाला ऑप्टिक्स से कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये 10th वाला जीएनएम और बीएससी दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन 12th वाला जब मैं दिखाऊंगी तो वो सिर्फ बीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। बट आप लोग भी देख लेना, क्या पता थोड़ा मतलब फॉर्मूला पुटिंग वाला रहेगा बस, तो वो सब आप लोग कर लोगे। तो 14 का क्या है हमारा? लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, तो लाइट ट्रेवल फास्ट कहाँ करता है? वैक्यूम में, मतलब निर्वात में, ठीक है। किस द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम इज, निर्वात का प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो वैक्यूम में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। विच कलर हैज द मैक्सिमम वेवलेंथ, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो किसका मैक्सिमम, तो उसका आंसर होगा हमारा रेड, ठीक है। रेड कलर का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है। वो पढ़े नहीं हो विबग्योर? तो लास्ट में रेड है तो उसका वेवलेंथ सबसे इंक्रीज आएगा और वॉयलेट का कम आएगा, ठीक है। विच कलर डाइवेट्स द मोस्ट थ्रू प्रिज्म, वो वाला प्रिज्म वाला नहीं पढ़े हो आप लोग? ऐसे लाइट जाता है, वाइट लाइट, और 7 कलर में टूट जाता है, तो उसका नाम होता है विबग्योर, ठीक है। तो इसमें से कौन सा कलर जो है वो सबसे अधिक मुड़ेगा? तो कौन सा कलर आपका सबसे अधिक मुड़ेगा? वॉयलेट, ठीक है। विच कलर डेविएट्स द लीस्ट थ्रू द प्रिज्म, अब जो वॉयलेट जब सबसे ज़्यादा ये करेगा तो लीस्ट कौन रहेगा आपका? लिस्ट भी आपको सबसे इजी लगेगा, लिस्ट तो आपका रेड रहेगा। जब वॉयलेट जैसे दोनों अपोजिट सेक्शन में है, विबग्योर तो नीचे मतलब वॉयलेट अलग सेक्शन में है और आर मतलब रेड अलग सेक्शन में है, ठीक है। तो अगर वॉयलेट जो है वो सबसे ज़्यादा मुड़ रहा है तो सबसे कम कौन मुड़ेगा? रेड, ठीक है। द वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ, श्वेत प्रकाश कितने रंग में होते हैं? तो कितने रंग में होते हैं विबग्योर? आप बताओ। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन, मतलब सबसे इजी जो हो सकता है ना वही सबसे इजी वाला क्वेश्चन, मतलब जीरो से स्टार्ट करना जो बोलते हैं ना, यही है जीरो से स्टार्ट करना। तो ये हमारा 7 कलर्स में टूटेंगे विबग्योर, ठीक है। अब आ गया विबग्योर रिप्रेजेंट, देखो विबग्योर रिप्रेजेंट क्रमशः, तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे आपका? 7 कलर्स, ठीक है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, मतलब तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो तारों का टिमटिमाना जो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है, ठीक है। तारों का टिमटिमाना एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू, मतलब आकाश का रंग नीला किस कारण से होता है? तो किस कारण से होता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वजह से, मतलब प्रकाश की परिकीर्णन के वजह से। ये सब आप लोग 10th क्लास का पढ़ोगे, 4-4 पेज का चैप्टर से है, 4-4 पेज का, ठीक है, लिटरली 4 पेज का ही है। तो आप लोग पढ़ोगे ना तो टोटल एमसीक्यू आप लोग यूं बना लोगे, 2 मिनट में आप लोग इतना एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। 2 मिनट नहीं, फिर भी 5-10 मिनट में आप लोग सॉल्व कर लोगे। अगर फिजिक्स का लेवल 24 जैसा ही आया, 2024 जैसा, तो आप लोग लिख के देती हूँ, आप लोग पूरा करके आओगे अगर 10th पढ़ के जाओगे तो, ठीक है। 24 में बच्चों ने गलती किया कि वो एकदम 11th-12th पूरा पढ़ के गए थे बीएससी का बच्चा, और मतलब आता कहाँ से है? 10th से आता है। तो उसमें फिजिक्स में बहुत ही माइनर गलतियाँ हो गई थी, लेकिन मैं मतलब उस टाइम लोगों को बताने वाला कोई नहीं था कि 10th से भी क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं भी आपको गाइड कर रही हूँ एटलीस्ट कि 10th भी पढ़ के जाओ, ठीक है। तो अब मैं 22 क्वेश्चन करवा दी। द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, मतलब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो इस टाइम सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? ये भी उसका कारण हो गया स्कैटरिंग ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का परिकीर्णन के वजह से।
सनराइज और सनसेट पर रेड लाइट कम स्कैटर होती है, इसीलिए सन लाल दिखाई देता है। ठीक है, अब हो गया मिराज इज काउज ड्यू टू, मतलब मृग तृषा मिराज किस कारण बनती है? तो किस कारण बनती है बताओ आप लोग? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, मतलब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ये बनता है। मतलब मिराज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही बनता है। विच डिफेक्ट्स मेक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लर्ड, ठीक है, मतलब किस दोष में दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है? तो ये किस दोष में आजकल के बच्चों को यही चीज हो रहा है कि बोर्ड का ही चीज नहीं दिखाई दे रहा है, और पहले के जमाना लोग को होता है कि पास का चीज, जैसे बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं। मम्मी पापा का आप लोग का प्रॉब्लम होगा कि वो लोग नजदीक की वस्तुएं नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, और आप लोग का प्रॉब्लम होगा कि आप लोग दूर की वस्तुएं नहीं देख पा रहे हो। मैक्सिमम लोगों का चश्मा आजकल लगता है, तो मतलब जो जेंजीज हैं वो लोग को चश्मा लगता है, तो लगभग यही डिफेक्ट के कारण होता है। अब आप लोग बताओ कौन सा डिफेक्ट है? इतना मैं हिंट दे दी, तो ये किस कारण होता है? मायोपिया के कारण, मतलब निकट दृष्टि दोष। मतलब जिसका दोष रहेगा, जैसे निकट है तो उसको दूर की चीजें नहीं दिखाई देगी, और दूर है दृष्टि दोष है मतलब उसको पास की चीजें नहीं दिखाई देगी, मतलब अपोजिट करना है आप लोगों को, ठीक है। अब आ गया विच डिफेक्ट मेक नियर बाय ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लर्ड, ठीक है, मतलब किस दोष में पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। अब ये हो गया पापा लोगों वाला समस्या, तो ये हमारा किस में आएगा? हाइपरमेट्रोपिया में, मतलब पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई दे रही है, तो क्या दोष होगा आपका? दूर दृष्टि दोष, ठीक है। अब आ गया हमारा 27 क्वेश्चन, द मिरर फॉर्मूला इज, मतलब इससे इजी क्वेश्चन ना, आप लोग अगर लाइव चैप्टर पढ़ो और मिरर फॉर्मूला ना आए ना, तो इससे बड़ा बेइज्जती का कोई बात नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका क्या होगा? ए 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब आ गया 28, द लेंस फार्मूला इज, तो अब लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला में क्या डिफरेंस है कि लेंस फार्मूला में क्या रहेगा? माइनस रहेगा, और मिरर फार्मूला में आपका प्लस रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? लेंस फार्मूला में माइनस रहेगा और मिरर में प्लस रहेगा, ठीक है, ये रहेगा। और देखना इसमें 1/v आगे रहेगा, उसके बाद 1/u रहेगा, ये चीज देख लेना। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव लेंस इज ऑलवेज, मतलब अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो अवतल लेंस मतलब क्या? कॉन्केव लेंस, ठीक है, कॉन्केव लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वो होता है वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिस्ड। मतलब क्या हो गया? वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिस्ड, मतलब आभासी, सीधा और छोटा। अब हम लोग जाएंगे लास्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में, विच फेनोमेनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, मतलब इंद्रधनुष बनाने का मुख्य कारण क्या है? तो इंद्रधनुष बनाने का मुख्य कारण क्या है आप लोग बताओ? तो इसका भी होगा हमारा डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्रैक्शन, ठीक है, मतलब सी नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर होगा। और प्लीज़ आप लोग को सीरीज़ कैसा लगा और मैं कैसे इसमें और इम्प्रूव करूं, अगर कुछ गलती हो रहा है तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हो। मैं आप लोग का बात का बिल्कुल भी बुरा तो बिल्कुल नहीं मानूंगी। आप लोग अगर सजेस्ट कर सकते हो कि ऐसे करवाइए मैम, या कुछ भी दीदी ऐसे करवाइए, ये सब बोल सकते हो, ठीक है। और हाँ प्लीज़, अगर मैं चैप्टर वाइज करवाऊँ तो प्लीज़ आप लोग का रेस्पॉन्स सही होना चाहिए। रिस्पॉन्स आप लोग का सही होगा तो मैं कोशिश करूंगी कि जितने चैप्टर वाइज मैं करवा सकूं वो करवा दूं। आप लोग पहले पढ़ के आओ वो चैप्टर, फिर मैं आपका एमसीक्यू प्रोवाइड करूं, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो मैं प्रोवाइड करूं। आप लोग चैप्टर पढ़ के आओगे तो ईजी होगा आपका एमसीक्यू करने में, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, जो भी चाहिए आप लोग बिना झिझक करो। और मैं ये जो क्वेश्चन है आपको टेलीग्राम में दे दूंगी, तो आप लोग वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो इन केस एग्जाम के एक दिन पहले भी, ठीक है। Thank you.